हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है शेरशाह सूरी के बारे में। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं कि शेरशाह सूरी का ही टॉपिक चल रहा था प्रीवियस क्लास में। तो हमने भू राजस्व व्यवस्था और प्रशासन और सैनिक संगठन, भूमि पुलिस व्यवस्था, इन सभी टॉपिक को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, जैसे मुद्रा व्यवस्था और आय के मुख्य स्रोत क्या थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेरशाह सूरी के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल से अभी तक पहले जितनी भी मुद्राएं चल रही थी, जितने भी सिक्के चल रहे थे, वो सभी सिक्के क्या थे, मिश्रित थे। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, जो भी मिश्रित सिक्के थे उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया और 3 प्रकार के सिक्के चलाता है। सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का और तांबा का सिक्का। और ये तीनों सिक्के वो शुद्ध चलाता है, शुद्ध सोने का, शुद्ध चांदी का और शुद्ध तांबे का सिक्का। तो हम देखते हैं, शुद्ध सोने का सभी सिक्के क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जब शुद्ध सोने का सिक्का चलाता है तो उस सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है, असरफी। सोने के सिक्के को असरफी कहा जाता है, ठीक है। और जो शुद्ध चांदी का सिक्का होता है, जो शुद्ध चांदी का सिक्का होता है उसे रुपया नाम दिया गया, क्या, रुपया। और जो शुद्ध तांबे का सिक्का था उसे शेरशाह सूरी ने क्या कहा, शुद्ध तांबा का जो सिक्का था, जो तांबा का सिक्का था उसे, सोने के सिक्के को ये असरफी कहता है, चांदी के सिक्के को रुपया कहता है, तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है, दाम कहा जाता है। यहीं पर एक और बात हम जान लेते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो असरफी का प्रयोग करते थे, यानी सोने के सिक्के का। जो मीडियम वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, रुपया का प्रयोग करते थे, रुपया यानी चांदी का जो सिक्का था। और जो निम्न वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, तांबा यानी दाम का प्रयोग करते थे, तांबा का सिक्का का। तो हमने शेरशाह सूरी की क्लास में, पिछली क्लास में ये भी देखा था कि इसने भूमि को भी 3 प्रकार से बांटा था। उपज के आधार पर, कहाँ अच्छी उपज है उसे उच्च भूमि कहा गया, और जो कम उपज है वहाँ मध्यम कहा गया, जहाँ बहुत कम है यानी ऊसर है, रेहू है, मिट्टी बलुही है, कंकड़ी है, तो उसे क्या कहा गया, निम्न भूमि कहा गया। तो अभी तक जो भी सिक्के चल रहे थे वो सब बंद हो गए। अब 3 प्रकार के सिक्के चले, सोना, चांदी और तांबा। क्या कहा गया इन्हें, असरफी, रुपया, दाम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि शेरशाह सूरी ने इन तीनों सिक्कों में सबसे पहला सिक्का कौन सा चलाया था। क्या सोने का चलाया था, चांदी का चलाया था या तांबा का चलाया था। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी ने सबसे पहला जो सिक्का चलाया था वो कौन सा था, रुपया था। कौन सा था, रुपया था। सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जो सिक्का चलाया था वो चांदी का चलाया था, जिसे रुपया कहा जाता है। और आज तक ये रुपया हमारे सामने क्या है, देखने को मिलता है। आज भी रुपए शब्द का ही प्रयोग होता है। आज भी क्या होता है, हमारे देश में रुपया ही चलता है। आगे हम बात करते हैं आय के मुख्य साधन क्या थे। आय के जो मुख्य साधन थे वो क्या थी, लावारिस संपत्ति। लावारिस संपत्ति का मतलब होता है कि यदि कोई ऐसे ही संपत्ति पड़ी हुई है, वहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं है, तो वहाँ अधिकार प्राप्त करना, वो लावारिस संपत्ति। उससे जो आय का स्रोत होता था। और साथ ही साथ टकसाल का मतलब क्या होगा, जहाँ पे सिक्के की छपाई होती थी, जहाँ पे इन सिक्कों की छपाई होती थी उसे टकसाल कहा जाता था। एक बात और, यहाँ पे शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो टकसालों की संख्या थी वो कितनी थी, 23 थी। कितनी संख्या थी, 23 थी।
तो टकसाल से जो कर प्राप्त होता था, लावारिस संपत्ति से जो कर प्राप्त होता था, और जो व्यापारिक कर होता था। व्यापारिक कर मतलब जो व्यापार, जो बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, वो जो व्यापार करते थे उससे जो कर मिलता था वो, और नमक कर, नमक पर जो टैक्स लगा होता था। जजिया कर, जजिया कर तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि जजिया कर स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। गैर मुस्लिम लोगों पर ये जजिया कर लगाया जाता था, सुरक्षात्मक कर था। साथ ही साथ युद्ध में लूट, जब कहीं पर सेना युद्ध करने जाती थी तो वहाँ पर क्या होता था, युद्ध करने के बाद जो लूट पाट करते थे, जो धन मिलते थे, उसमें से भी लूट का जो धन होता था उससे भी सरकार लेती थी। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है, उपहार, उपहार भी दिया जाता था। तो उपहार कौन देता था, जो बड़े बड़े व्यापारिक लोग होते थे वो उपहार देते थे। जो उस शासन, यानी जैसे शेरशाह सूरी के शासनकाल की हम बात कर रहे हैं, तो जो शेरशाह सूरी के सरदार थे, इसके शासनकाल में जो सरदार थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, जो व्यापारिक लोग थे, वो लोग उपहार देते थे। तो उससे भी आय का एक मुख्य साधन होता था। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे, इसके आगे मुद्रा व्यवस्था और आय के मुख्य साधन क्या थे, इसके बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में शेरशाह सूरी ने कौन कौन से ऐसे स्थापत्य करवाए। जैसे कि सड़क बनवाया इसने, सराय बनवाया, दुर्ग का निर्माण करवाया, तो नगरों का निर्माण करवाया। तो इन सब के बारे में हम अभी देख लेते हैं। तो आगे हम बात करते हैं सड़क के बारे में। शेरशाह सूरी ने 4 सड़कों का निर्माण करवाया था, 4 सड़कों का। तो सबसे जो बड़ी सड़क थी वो कौन सी थी, बंगाल के सोनार गांव से लेकर के सबसे जो बड़ी सड़क थी वो कौन सी थी, बंगाल के सोनार गांव से लेकर के वो कहाँ तक जाती थी, पंजाब के अटक तक। कहाँ तक, बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पंजाब के अटक तक जाती थी। तो ये बीच में मतलब किन बड़े बड़े शहरों से गुजरते हुए जाती थी, तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, इन सब से होते हुए पंजाब के सोनार गांव से बंगाल के सोनार गांव से और पंजाब के अटक तक ये जाती थी। इसी सड़क को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसी सड़क को सड़के आजम के नाम से जाना जाता है, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रांड टैंक रोड। जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज का जब गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्कलैंड आए, तो लॉर्ड आर्कलैंड ने इस शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा, जीटी रोड, यानी कि ग्रांड टैंक रोड का नाम दिया। ग्रांड टैंक रोड किसने कहा, ग्रांड टैंक रोड, जीटी रोड किसने कहा शेरशाह सूरी मार्ग को, तो लॉर्ड आर्कलैंड ने। लॉर्ड आर्कलैंड कौन थे, एक अंग्रेज थे भारत में। ये जब जनरल गवर्नर बनके आए थे तब उन्होंने कहा था। आगे हम बात कर लेते हैं और जो सड़कें हैं छोटी छोटी, वो कौन कौन सी सड़कें हैं। तो एक सड़क थी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ के लिए जाती थी। एक सड़क थी जो आगरा से बुरहान शहर के लिए जाती थी, और एक सड़क क्या थी जो लाहौर से जाती थी, लाहौर से मुल्तान के लिए जाती थी। तो 3 अन्य सड़कें जो छोटी छोटी थी। आगे हम बात कर लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह सूरी के ही शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी एक लेखक हैं, तो वो थे, उन्होंने ही पद्मावत के बारे में लिखा है। ये पद्मावत, सभी लोग रानी पद्मावती की कहानी आई होप सभी लोग सुने होंगे कि मेवाड़ की जो रानी पद्मावती थी, राजपूत शासक थी, रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावत।
तो उन्हीं के बारे में ये पद्मावत में लिखा गया है। और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो अखरावट है, आखिरी कलाम है। इसी समय शेरशाह सूरी ने और भी स्थापना किया था, जैसे इसने पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या कर दिया था, पटना। पाटलिपुत्र का नाम किसने बदला था, तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया था। कन्नौज में शेरशाह सूरी ने एक नगर बसाया था। कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज में जो नगर शेरशाह सूरी बसाया था उस नगर का नाम क्या रखा था, अपने नाम से, क्या, शेरसूर। क्या नाम था, शेरसूर। कन्नौज में एक नगर बसाया, उस नगर को किस नाम से रखा, अपने नाम से, शेरसूर नगर। शेरसूर नगर कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ है, टॉम्ब जो है वो कहाँ है, तो बिहार के सासाराम। कहाँ पे है, बिहार के सासाराम जिले में है। मकबरा कहाँ है, बिहार में, बिहार के सासाराम में है, सासाराम में। यहाँ पर एक झील है, सासाराम में जो मकबरा है इसका, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी झील है। उसी झील के बीच में, ठीक है, बहुत बड़ी सी झील है, झील के बीचों बीच में बहुत ऊंचा सा चबूतरा बना हुआ है। उस ऊंचे से चबूतरे के ऊपर शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है। और इस मकबरे में ये क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी में, ये जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो ऐसा पहला मकबरा है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की संस्कृति का मिक्स है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, बिहार के सासाराम में है, बिहार के सासाराम नामक स्थान पर है। और यहाँ पर एक झील है, झील के चारों, मकबरे के चारों तरफ झील है। ठीक है, झील के, या हम ये कह सकते हैं कि झील के बीच में चबूतरे पर, ऊंचे से चबूतरे पर मकबरा बनाया गया है। ठीक है, तो झील के बीच में एक चबूतरा है, उसी पर टोम बनाया गया है। और ये जो टोम है वो उसकी जो संस्कृति है, कल्चरल है, जो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों से मिक्स कल्चरल का बनाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम और बात कर लेते हैं कि इसी के शासन काल में क्या हुआ था, महदवी, शेरशाह सूरी के ही शासन काल में क्या हुआ था कि महदवी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महदवी आंदोलन क्या होता है, महदवी संप्रदाय। पहले हम ये समझते हैं कि महदवी संप्रदाय क्या होता है, संप्रदाय, महदवी संप्रदाय क्या होता है। और इसी संप्रदाय के जो मानने वाले लोग हैं, महदवी संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं वही क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर हम महदवी संप्रदाय को समझ जाएंगे तो महदवी आंदोलन जो हुआ था वो तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो महदवी संप्रदाय के जो लोग थे, जो इस धर्म के अनुयायी थे, वो ऐसा मानते थे कि आगे चल कर के, मतलब धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, धरती पर ऐसे व्यक्ति का आगम होगा जो इस्लाम धर्म को फिर से, इस्लाम धर्म को शुद्ध तरीके से लागू करेगा। तो ये महदवी संप्रदाय के लोगों की मान्यता थी। शेरशाह सूरी के ही शासन काल में महदवी संप्रदाय के जो लोग थे वो सबसे पहला आंदोलन इसी के शासन काल में हुआ है। इसके बाद भी हम देखेंगे कि अभी जब उत्तराधिकारियों की बात करेंगे तो उस समय भी महदवी संप्रदाय का आंदोलन होता है। ठीक है, तो आगे हम शेरशाह सूरी की उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात और है कि जो शेरशाह सूरी ने सड़क बनवाया था, शेरशाह सूरी ने जो ये 4 सड़कें बनवाया था, इसने एक अच्छा काम क्या किया था कि जो सड़कें थी उसके दोनों साइड, सड़कों के दोनों साइड क्या किया था इसने,
छाया वाले वृक्ष, बड़े बड़े छाया वाले वृक्ष लगवाए थे, जिससे कोई भी यात्री अगर जा रहा है, कहीं आ जा रहा है, अगर वो थक जा रहा है तो छायादार वृक्ष हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बैठ करके आराम कर सकता है। और साथ ही साथ इसने हर यानी कि प्रत्येक 4 मील की डिस्टेंस में एक सराय बनवाया था। सरायों की जो संख्या थी टोटल वो कितनी थी, तो 1700 थी। ठीक है, 1700 संख्या थी सराय की। सड़क, जैसे मान लीजिए ये एक सड़क जा रही है, ठीक है, ये क्या है, एक सड़क जा रही है। इस सड़क के दोनों साइड, इधर साइड भी इधर साइड भी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मील है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, 4 मील है। तो यहाँ पर एक सराय होता था, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ सराय, तो एक यहाँ पर, और दोनों साइड क्या होते थे, वृक्ष, जो बड़े बड़े वृक्ष छाया देने वाले होते थे वो भी लगवाए जाते थे। तो सराय में सराय क्या होता था कि लोग जो यात्री होते थे वो अगर थक जाते हैं तो विश्राम कर सकते हैं, उनको वहाँ पे खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, बिस्तर वगैरह दिया जाता था। एक बात ये है कि इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग सरायों की व्यवस्था की थी। ठीक है, आगे हम इसके उत्तराधिकारियों की बात कर लेते हैं। कितने टोटल सराय थी, तो 1700 सराय थी। तो आगे हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी हैं, अब वो शासन करेंगे। शेरशाह सूरी के 2 पुत्र होते हैं। बड़ा पुत्र जो होता है उसका नाम होता है आदिल खान, और छोटा पुत्र का नाम होता है जलाल खान। आदिल खान और जलाल खान। तो जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, कहाँ पे मृत्यु होती है इसकी, शेरशाह सूरी की, तो कालिंजर अभियान में। कालिंजर अभियान इसका अंतिम अभियान होता है शेरशाह सूरी का। उसी में एक आग्नेय अस्त्र के द्वारा गोला, बारूद का गोला फेंकते समय ही वो दुर्ग से, कालिंजर के दुर्ग में टकरा करके गोला बारूद का, जहाँ बारूद का बहुत बड़ा ढेर रखा हुआ होता है, वहाँ गिर जाता है, जिसके कारण शेरशाह सूरी जल करके घायल हो जाता है और फिर कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तो उसका बड़ा पुत्र जो होता है आदिल खान, ये कहाँ होता है, रणथंभौर में होता है। ये रणथंभौर में होता है। और जो छोटा पुत्र जलाल खान होता है वो रीवा में होता है। ये कहाँ होता है, रीवा में होता है। तो जलाल खान जो सरदार होते हैं, शेरशाह सूरी ने अपना उत्तराधिकारी आदिल खान को नियुक्त किया था, लेकिन शेरशाह सूरी के जो सरदार होते हैं वो जलाल खान को उसका अगला उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं, और आदिल खान को क्या कहते हैं कि ये एक अयोग्य व्यक्ति है। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति कहकर इसे नकार देते हैं। तो जलाल खान जब 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है, इसके बाद अब जलाल खान बैठेगा सिंहासन पर। कौन बैठेगा, जलाल खान। कब, 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में जब ये सिंहासन पर बैठता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, इस्लाम शाह। ये उपाधि किस चीज़ की धारण करता है, इस्लाम शाह की उपाधि धारण करता है। 1545 को ये गद्दी पर बैठता है। 1545 से लेकर के 1545 से लेकर के ये 53 तक, यानी कि 8 साल तक ये शासन करता है। और इस्लाम शाह के समय जब ये शासन करना शुरू करता है तो कई विद्रोह होते हैं। ठीक है, कई विद्रोह होते हैं। पहले तो इस्लाम शाह ने सबसे पहले ये क्या किया, कालिंजर अभियान के कारण ही इसके पिता की मृत्यु हुई थी। कालिंजर का राजा कौन था, कीरत सिंह था। सबसे पहले इसने कीरत सिंह को और जो कीरत सिंह के और साथी थे उन लोगों को मरवा देता है, और फिर ये इसके कई बार इसने अपने बड़े भाई, अब ये सोचता है कि कीरत सिंह को तो मरवा दिया, लेकिन अभी भी इसके समय में मुगल साम्राज्य का डर होता है, और इसका बड़ा भाई जिसका ये अधिकार छीन लिया था उसका भी डर होता है। तो ये अपने बड़े भाई आदिल शाह पर कई बार आक्रमण करता है।
कई बार ये आक्रमण करता है और फिर कुछ ऐसे ही इसके कारनामे से क्या होता है कि जो इसके अमीर होते हैं, जो इसके सरदार होते हैं, वो भी इसे नापसंद करने लगते हैं। अब वो ये सोचने लगते हैं कि हम इसको गद्दी से उतार करके आदिल शाह को यानी इसके बड़े भाई को गद्दी पर बैठाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब इस्लाम शाह को ये बात पता चलती है तो जिन लोगों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रखा था, जिन लोगों ने उसके विरुद्ध जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे, उन लोगों को वो क्या करता है, मार देता है। तो इस प्रकार से इसने कई अपने अमीरों को, सरदारों को भी मार दिया था। एक इसी समय एक शेख अलाई नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? शेख अलाई। ये जो शेख अलाई नाम का व्यक्ति था, यह किस धर्म को मानता था? तो ये अभी हमने बात किया था कि महादवी, किस धर्म की? महादवी धर्म। महादवी आंदोलन किसके समय में शुरू हुआ था? तो शेर शाह सूरी के समय में महादवी संप्रदाय का ये अनुयायी था, संप्रदाय का अनुयायी था। अब ये इस्लाम शाह जो था, ये शेख अलाई जो था महादवी संप्रदाय का था और ये आंदोलन कर रहा था। तो इस्लाम शाह जो था वो शेख अलाई को क्या कहता है कि तुम महादवी संप्रदाय को छोड़ दो, महादवी संप्रदाय को त्यागने की बात करता है, लेकिन शेख अलाई महादवी संप्रदाय को नहीं त्यागता है, जिसके कारण इस्लाम शाह के दरबार में ही शेख अलाई को कोड़े मार मार करके क्या हो जाती है, कोड़े मार मार करके इसकी हत्या कर दी जाती है। अब इस्लाम शाह के समय में कई ऐसे विद्रोह हुए। उसके बाद ये 1553 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इस्लाम शाह की जब 1553 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो इसको भी कहाँ दफनाया गया है? जहाँ इसके पिता को यानी सासाराम में इसके पिता को दफनाया गया है बिहार में, तो वहीं पर इसको भी सासाराम में ही इसके पिता के ही पास में इसको दफना दिया गया था। अब इसका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? तो इसका पुत्र होगा। इसके पुत्र का क्या नाम था? फिरोज खान था। इसके पुत्र का नाम था फिरोज खान। ये जो फिरोज खान होता है ये केवल 12 वर्ष का बच्चा होता है। क्या होता है? 12 वर्ष का बच्चा होता है फिरोज खान। फिरोज खान केवल 3 दिन तक ही, दोस्तों ये जो फिरोज खान था, इस्लाम शाह का पुत्र था, यह केवल 3 दिन तक ही शासन करता है, गद्दी पर 3 दिन तक ही बैठता है। और फिरोज खान का मामा अब क्या करता है? फिरोज खान का मामा मुआरिज खान, फिरोज खान का मामा मुआरिज खान इसका नाम होता है। मुआरिज खान ने क्या किया? फिरोज खान यानी अपने भतीजे को ही मार करके और गद्दी पर बैठ जाता है और उपाधि क्या धारण करता है? मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। तो आज हम लोगों में क्या कहा जाता है वर्तमान समय में कि मामा को, अगर मामा ने भांजे को क्या कर दिया, एक थप्पड़ भी मार दिया, तो कहते हैं बुढ़ापे में मामा का हाथ कांपेगा। लेकिन उस समय का दौर देखिए कि एक मामा अपने हवस में यानी कि सत्ता की हवस में अपने भांजे को भी मार देता था। खैर ये उस समय की बात थी, हमें प्रेजेंट देखना है। तो अब हम बात करेंगे मुआरिज खान की। अब कौन हो गया उत्तराधिकारी? मुआरिज खान हो गया। मुआरिज खान 1553 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है और ये अपना जब सुल्तान बनता है, अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। जब यह अपने आप को सुल्तान घोषित करता है तो कौन सी उपाधि धारण करता है? क्या उपाधि धारण करता है? मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण करता है। यह मोहम्मद आदिल शाह जो था ये बहुत अयास था। क्या था? बहुत अयास था, यानी नाच गाना में हमेशा ये व्यस्त होता था, बहुत अयास था। इसका एक सेनापति था।
ठीक है। इसका मोहम्मद आदिल शाह का एक सेनापति था, उस सेनापति का क्या नाम था? हेमू। उस सेनापति का नाम था हेमू। यह जो हेमू था यह बनिया था, ठीक है। किस कास्ट का था? बनिया था। मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति होता है हेमू। हेमू किस कास्ट का था? बनिया था। ये बहुत भरोसेमंद व्यक्ति होता है। आदिल शाह ने क्या किया? मोहम्मद आदिल शाह ने अपना जो भी राज्यपाट था, अपना सारा राज्यपाट किसको दे दिया? हेमू को दे दिया। और खुद क्या कर रहा था? नाच गाना इस तरह में व्यस्त रहता था, यानी अय्याशी करने में व्यस्त रहता था। अब ये हेमू ही सारा कार्यभार संभालता था। और ये जो हेमू था इसी का नाम क्या था? इसका मूल नाम था हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र नाम था। यही पर्सन था जिससे अकबर का पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। आगे जब हम अगली क्लास में अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो हेमू के बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे कि हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और यह हेमू जो था इतना ग्रेट पर्सन था, इतना ग्रेट पर्सन था कि ये हिंदू, अभी तो ये क्या है? सेनापति है, लेकिन आगे चल कर के ये क्या करेगा कि आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेगा और अपने आप को शासक भी घोषित करेगा। तो ये क्या कहा जाता है कि भारत में जो शासक हुए हैं वो कुल 14 लोगों ने, कितने लोगों ने? कुल 14 लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो वो जो 14वां व्यक्ति था, जो 14वां व्यक्ति विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला था, वो कौन था? हेमू था, यानी कि हेमचंद्र था। इसी ने मुगलों को पराजित करने के बाद अकबर को तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में नहीं पराजित कर पाया था, लेकिन उसके पहले उसने जो आगरा में और दिल्ली में जो छोटे छोटे मुगल सरदार रह रहे थे उनको पराजित किया था। तो यही वो पर्सन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और 14वां विक्रमादित्य था। इसके बाद अब कोई विक्रमादित्य की उपाधि नहीं धारण करेगा और ना ही इसके बाद कोई हिंदू शासक आएगा। तो ये अंतिम हिंदू शासक होता है। इसके बाद अब कोई हिंदू शासक नहीं आएगा, अब केवल मुस्लिम शासक रहेंगे। और मुस्लिम शासक के साथ साथ अब क्या आ जाएंगे? विदेशी आक्रमण होने लगते हैं, यानी अंग्रेज और पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सभी आने लगते हैं। तो ये हेमू, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो 14वां विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो वो हेमू था। और कौन था जो हिंदू शासक यानी अंतिम हिंदू शासक था, तो वो भी हेमू था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था। तो आगे जब हम अकबर के बारे में, अकबर का चैप्टर शुरू करेंगे तो पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे। उस टाइम हेमू को अच्छे से देखेंगे इसके बारे में कि ये एक बनिया था पहले, और फिर किस प्रकार से ये आदिल शाह का सेनापति बनता है, फिर युद्ध लड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग आज हमने क्या क्या, पहले ये बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया? शेरशाह सूरी आज फाइनली कंप्लीट हो गया। आगे की क्लास में हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे। आगे की क्लास हमारी किस पे होगी? अकबर के बारे में होगी। और आज हमने शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा और उसके स्थापत्य के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को शेरशाह सूरी का जो चैप्टर है वो फाइनली मतलब कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का भी, और कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है शेरशाह सूरी के चैप्टर में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज शेरशाह सूरी कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम अकबर के बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।